हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यदि हम भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे भारत के प्रथम नागरिक हैं। सीधा ऑनलाइन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था कि भारत के प्रथम नागरिक कौन है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। और भारत के जो राष्ट्रपति है वे संवैधानिक प्रधान भी होते हैं। संवैधानिक प्रधान, यदि संवैधानिक प्रधान की बात करें, क्योंकि ये संविधान के रक्षक के रूप में समझते हैं। संविधान के रक्षक के रूप में यदि आपसे पूछ लिया कि कौन सा व्यक्ति है जो संविधान के रक्षक के रूप में शपथ लेता है, तो संविधान के रक्षक के रूप में क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं कि संविधान का उल्लंघन नहीं होने का। ठीक है, इसलिए संवैधानिक प्रधान क्या रहते हैं, भारत के राष्ट्रपति। फिर आता यदि औपचारिक, औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियल, कार्यपालिका। यहाँ पे ये थोड़ी सी टाइपिंग, कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, कैसे, औपचारिक कार्यपालिका के अध्यक्ष। औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियल, जितने भी कागजी कार्रवाई होगी, ऑफिशियल कार्रवाई जो होगी वो सिर्फ किसके कारण होगी, राष्ट्रपति। ठीक है, जबकि जो वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ये दो तीन क्वेश्चन अपने आप पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कार्यपालिका का अध्यक्ष है। यदि आपसे पूछे जाए कि औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, तो आपका राष्ट्रपति होगा। यदि आपसे पूछे जाए वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो वास्तविक शक्ति किसके हाथ में, तो वास्तविक शक्ति भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में। जबकि राष्ट्रपति जो होता है वो नामांकन का प्रधान होता है, प्रमुख होता है। जो पूर्ण उससे शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। इसलिए भारतीय जो संघ की कार्यपालिका है, भारतीय संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं में भी आप लोगों को पूछे जा रहा है कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के भाग 5 में। भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक। ठीक है, और यदि 63 से लेकर और 69 69 किसका उल्लेख किया गया, उपराष्ट्रपति। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो भाग 5 में किया गया। भारतीय संविधान के बस अनुच्छेद चेंज है, अनुच्छेद 52 से 61, 52 से 61 राष्ट्रपति और 63 से 69 उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला आता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद जो 52 है वह ये बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद जो 53 है वो कहता है जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है, संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति के अंदर। यदि आपसे पूछे जाए संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें, राष्ट्रपति, ये कहता है अनुच्छेद 53। फिर आता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि जो राष्ट्रपति हो भारत के उनका निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से प्रत्येक ही पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट आपसे पूछा जाता है। अपने आप में प्रत्येक पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, अपने आप में यहाँ का एक पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है जो भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक है, तो वो किसके द्वारा होगा, निर्वाचन मंडल। उसके लिए पहला जो निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा, भारत का राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन होंगे ये विस्तार से बता रहा है। सबसे पहला निर्वाचन मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको याद रखना, लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेंगे। दूसरा पॉइंट, फिर सभी राज्यों के विधानसभाओं के, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य, जितनी भी विधानसभा राज्यों की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेंगे। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के ही सदस्य जो निर्वाचित होंगे भाग लेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपको याद रखना, जो आपको याद रखना है वह मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्य जिनका नामांकन किया जाता है, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जिन्हें, वे सदस्य उनके चुनाव में भाग नहीं लेते, तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो आपको याद रखना अच्छी तरीके से ये कौन भाग लेते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा
प्लस विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यदि आपको ये ऑप्शन मिलता है तो आपको लगना है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, भाग कौन नहीं लेता? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। और विधान परिषद के सदस्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपको याद रखना, जो आपको कंफ्यूज करा, विधान परिषद के सदस्य, ये सदस्य दोनों ही भाग नहीं लेते, दोनों ही भाग नहीं लेते। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाग कौन लेगा? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेते, जबकि मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं लेते। अब आता एक क्वेश्चन और बनता है, बारी बारी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से आता कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन से सदस्य भाग लेते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बनता, यदि राष्ट्रपति को हटाना, उसको महाभियोग लगाया जाता, तो कौन से ऐसे सदस्य जिसमें भाग लेंगे? तो भाग लेंगे कौन कौन से सदस्य? अच्छी तरीके से याद रखना, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो हटाने के लिए दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो यहाँ से बनते हैं और बार बार बनते हैं, बच्चे गलत करते हैं। यदि पूछ रहा कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाए, महाभियोग में कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे उसे हटाने के लिए? तो हटाने के लिए भाग लेंगे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। यदि पूछ लिया कि हटाने के लिए कौन से सदस्य भाग नहीं लेते, तो भाग नहीं लेने के वे होंगे विधान सभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जबकि निर्वाचन में भाग ले रहे विधानसभा के सदस्य, निर्वाचन में तो भाग ले रहे, लेकिन हटाने में ये भाग नहीं ले रहे। ठीक है, हटाने में ये भाग नहीं ले रहे। हटाने में कौन भाग ले रहे? विधान परिषद के सदस्य। तो दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद रखना, कौन निर्वाचन में भाग ले रहा, कौन नहीं ले रहा। यहाँ से बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, जब एग्जाम आता है सारा पढ़ा खराब होता है, तो ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके। अब आते हैं अनुच्छेद 55। यदि हम अनुच्छेद 55 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 55 में बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होगा, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। तो निर्वाचन के लिए हम राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसमें हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति का यूज करते हैं। एक बात होना है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इनमें आपको डिटेल तो समझाता हूँ समानुपातिक पद्धति क्या होगा। क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो चुनाव में क्या होगा, सभी व्यक्ति भाग लेंगे। तो इसमें जो सांसद होंगे, सांसद और विधायक होंगे, विधायक जो भाग लेंगे, तो इनके वोट का जो मूल्य होगा ना, वो अलग अलग होगा, अलग अलग मूल्य होगा। ठीक है, यानी कि जो वेटेज होगा अलग अलग होगा। सांसद के वोट का जो वैल्यू होगी वो अलग काउंट होगी, विधायक के वोट की जो वैल्यू होगी वो अलग से काउंट होगी। वो भी विधायक की जो यहाँ की जो संसद है, संसद की जो वोट की वैल्यू तय की जाएगी विधायक की जनसंख्या के आधार पर, विधायक की संख्या के आधार पर, विधायक की संख्या के आधार पर। जबकि जो विधायक के वोट की वैल्यू काउंट होगी वो होगी जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। यहाँ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, जो विधायक की वोट की वैल्यू होगी वो जनसंख्या के आधार पर होगी, और सांसद के वोट की वैल्यू होगी विधायक की जनसंख्या के आधार पर, कि विधायक कितने अंडर मांगते हैं। अब देखो, एक जो सांसद है, एक सांसद की जो वोट की वैल्यू है लगभग वो 700 है। कितनी है? 700। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जो उसके अंक रखे गए, ठीक है, एक सांसद के जो अंक रखे गए हैं वो रखे गए हैं 700, जबकि विधायक को कि जो अंक रखे गए हैं वो रखे गए जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या यदि यूपी की जनसंख्या, यदि मैं यूपी की बात करूँ, एक विधायक की, यूपी के एक विधायक की बात करता हूँ, तो एक विधायक के जो वोट की कीमत है, जो अंक है, तो 208 है। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है हुआ कि सांसद ने एक वोट डाल दिया और विधायक ने एक वोट डाल दिया, दोनों का वोट समान है। देखो कितना अंतर है,
ठीक है, सांसद के वोट की वैल्यू राष्ट्रपति के चुनाव में 700 के आसपास है, जबकि एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी है, 208, और वो भी यूपी के विधायक की, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा यूपी के। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ 403 विधायक है, तो टोटल जो मूल्य होगा, ठीक है, जो टोटल मूल्य होगा विधायक का वो हो जाएगा 8382 यानी कि ये वोट की वैल्यू हो जाएगी 83,824 टोटल यूपी के विधायक की वैल्यू। और यदि मैं इस तो छोटा राज्य लूँ कोई सा, जैसे कि नागालैंड ले लिया मैंने, नागालैंड यहाँ से, और नागालैंड में यदि विधायक की बात करूँ, मैं विधायक की बात करूँ, नागालैंड के विधायक की जो वोट की वैल्यू वो सिर्फ कितनी है, 9, 209 अंक दिए गए हैं। और टोटल 60 विधायक है नागालैंड में, कितने विधायक हैं, 60, तो टोटल कितनी वैल्यू काउंट हो रही, 9 छक्की 54, तो टोटल जो वैल्यू काउंट होगी 540, यानी कि इन 60 विधायकों को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू काउंट कितनी, 540, जबकि एक सांसद के वोट की वैल्यू कितनी है, 782। तो इस प्रकार से इसे बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, तो जनसंख्या यदि ज्यादा जनसंख्या यूपी के अंदर एक विधायक के पास ज्यादा जनसंख्या, तो इसलिए उसकी वोट की वैल्यू भी देखा, जबकि नागालैंड में जो विधायक है उसकी नीचे जनसंख्या कम है, क्योंकि जनसंख्या कम मासी और विधायक कम जनसंख्या बढ़ता है, इसलिए उसकी वोट की वैल्यू कितनी है, 9। ठीक है, और टोटल कितने विधायक, 60, तो टोटल वैल्यू निकल का 540, जबकि यूपी में ज्यादा। तो इसे बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यहाँ से आप लोगों का अनुपात क्या किएगा कि किसका कितना अनुपात होगा, तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो ध्यान रखना, सांसद के वोट की वैल्यू 700 के आसपास, और इसमें जनगणना यूज करी जाती है, जो जनसंख्या ली जाती है, जनगणना भी बहुत पूछी जाती है कि जनगणना के आधार पर राष्ट्रपति का हम चुनाव करते हैं। तो कौन सी जनगणना, 1971 की जनगणना, 1971 की जनगणना के आधार पर ही हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। वर्तमान जनसंख्या लेते हैं हम, 1971 की जनगणना जितनी भी थी उसके आधार पर ही ये वोट की वैल्यू तय की गई। मुझे आशा कि आप लोगों की समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। मतदान अनुच्छेद जो 65, अनुच्छेद जो 56 है, अनुच्छेद जो 56 ये बताता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होगा। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो सिर्फ 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 कहता है कि पुनः जो राष्ट्रपति है उसे पुनः निर्वाचित, वो पुनः चुनाव लड़ सकता है, पुनः पात्रता का योग्य, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 58, 58, अनुच्छेद जो 58 है वो बताता है राष्ट्रपति की क्या योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहली योग्यता क्या है, जो भारत का नागरिक है, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक तो होना चाहिए। फिर उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। फिर वह लोकसभा के सदस्य के बनने योग्य हो, यानी जो व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बनने के क्या होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। फिर किसी लाभ के पद पर होना चाहिए, किसी भी क्या नहीं होना चाहिए, वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, सरकारी पद, किसी सरकारी पद पर ना हो। 10 लाभ के पद कौन कौन से काउंट किए जाते हैं, राष्ट्रपति के पद पर होगा तो भी वो पद धारण कर लगा। फिर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद को भी लाभ का पद नहीं माना जाता। फिर आता राज्यपाल, राज्यपाल, फिर आता केंद्रीय तथा राज्य मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वह किसी लाभ के पद पर हो, सरकारी पद पर हो, सरकारी नौकरी पर हो, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र तथा राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को छोड़कर इन सदस्यों को लाभ के पद नहीं माना जाता। यदि इन पद पर है, यदि वो राष्ट्रपति है तो दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उपराष्ट्रपति है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राज्यपाल है करंट में तो भी उप राष्ट्रपति बन सकता है। और यदि वो मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल या राज्य मंत्री परिषद का सदस्य वो है, परिषद का सदस्य, तो भी उसे लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। आजकल ये भी कॉम्पिटिशन बहुत पूछे जा रहा है कि कौन सा नंबर लाभ के पद पर नहीं है, तो आपको ध्यान रखना, तो ये लाभ के पद नहीं माने जाते राष्ट्रपति के लिए, इसके लिए राष्ट्रपति के लिए लाभ के पद नहीं माने जाते, ये अच्छी तरीके से आपको याद रखना। फिर आता अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें। राष्ट्रपति कार्यकाल की क्या शर्तें होंगी, तो राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें ये होंगी जो बताइए। पहला, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। पहली बात तो है कि यदि राष्ट्रपति बनना तो लाभ के पद पर हो। दूसरी शर्त यह
कि व्यक्ति अपना व्यवसाय 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 कोई व्यापार, कोई उद्योग आदि स्थापित नहीं करने का, यानी कि कोई अपना काम नहीं कर रहा हो, कोई व्यापार न कर रखा हो, राष्ट्रपति के पद पर अब तो हो सर, ठीक है, कोई व्यवसाय चला रहा हो, कोई उद्योग न चला रहा हो, तो ऐसी कोई भी चीज वो राष्ट्रपति के पद पर अध्ययन नहीं कर सकता। फिर राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक होगा। जो राष्ट्रपति होगा वो संविधान के रक्षक की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का वेतन, जो भत्ता उसे संसद तय करेगी। कौन तय करती है? संसद। वेतन भत्ता संसद तय करती है कि राष्ट्रपति को कितना वेतन और भत्ता दिया जाएगा। और यदि राष्ट्रपति के मिनिमम की बात करते हैं तो 5 लाख रुपए प्रति माह इनकम होती है, और टैक्स फ्री। क्या होती है? टैक्स फ्री। तो आपको ध्यान रखने हैं राष्ट्रीय कार्यकाल में आप लोग देखने को मिलेगा लाभ किसी लाभ के पद पर ना हो, कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय, ठीक है, व्यापार या कोई उद्योग धंधा नहीं चलाता हो, राष्ट्रपति पद पर रहते हैं, ठीक है, और वह संविधान के रक्षक के रूप में काम करा। वेतन भत्ता, ठीक है, ये संसद तय करेगी कितना वेतन और भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। और लगभग यदि वर्तमान की बात करते तो वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रति माह राष्ट्रपति को दी जाती है और उसको कोई टैक्स नहीं लगता, बिल्कुल टैक्स फ्री। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 60 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ से आप लोगों से दोनों ही क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। साथ शपथ और साथ ही 60 आपको याद रखना अच्छी तरीके से। यदि हम शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलावा वो दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वे शपथ दिलाएंगे, जिसे बोलते हैं CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित हो तो ऐसी कंडीशन में जो वरिष्ठ होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश होंगे वे शपथ दिलाते हैं। तो आप लोगों से दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि राष्ट्रपति को उसकी पद की शपथ कौन दिलाता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें पद की शपथ दिलाते हैं। तो ऐसा पूछ ले जाएगा आप लोगों से कि यदि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश उन्हें क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत वेटेज है, जो आप लोगों से एग्जाम में बार बार पूछ ले जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और शपथ किसकी मिलती है, अभी बता रहा हूँ, संविधान के रक्षक के रूप में, संविधान के रक्षक के रूप में शपथ लेते हैं, गोपनीयता की, कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, ईमानदारी से, निष्ठा से, भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, ठीक है, ये शपथ लेते हैं, संविधान के रक्षक के रूप में शपथ लेते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता हमारा अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग सीधा पूछ लिया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है, यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक पॉइंट पे सीधा याद रखना, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो यूएसए भारत के संविधान में ली गई, यूएसए से, अमेरिका के संविधान से। अब देखो 61 कहता है कि संविधान के उल्लंघन, राष्ट्रपति पर 2 कंडीशनों में महाभियोग लगाते हैं। उल्लंघन, राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब भारत देश का राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के संपर्क में या प्रभाव में आ जाए, यानी कि अपने देश की बात मानी रहा है, दूसरा जो देश है उसकी ज्यादा प्रभाव में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, विदेशी राष्ट्र के प्रभाव की कंडीशन में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो याद रखना, संविधान के उल्लंघन के समय और किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव के समय हम राष्ट्रपति
पर महाभियोग लगा सकते हैं। तो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या है, इसके एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे ही पॉइंट एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, उसके पद से हटाना, तो हम किसी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं। पहले तो ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में लाई जाती है, तो आपको आंसर देना किसी भी सदन में हम ला सकते हैं। जिस प्रकार उपराष्ट्रपति था ना, उपराष्ट्रपति पर प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाओ, राज्यसभा में, जबकि राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के किसी भी सदन में महाभियोग किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग लगाने से पहले यदि हम महाभियोग लगा रहे हैं राष्ट्रपति पर, तो 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, पूरे 14 दिन पहले लिख कर देना पड़ेगा कि महामहिम जी हम आपका महाभियोग लगा रहे हैं, आपको पद से हटाने की बात हो। ठीक है, और यह बात कितनी दिन पहले, 14 दिन पहले लिखित रूप से सूचना देना आवश्यक है। ठीक है, और जिस सदन में लगा रहे, यदि हम सपोज करो लोकसभा में लगा रहे, तो लोकसभा में 1/4 सदस्य उसके पूर्ण बहुमत होने चाहिए, यानी कि हस्ताक्षर करा। ठीक है, और तब जाकर महाभियोग लगता है। फिर 1/4 सदस्य जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लेके जा सकते हैं। यदि हमने जिस सदन में प्रस्ताव रखा है, यदि हमने सपोज करो लोकसभा में प्रस्ताव दिया, ठीक है, तो उस सदन के लगभग 2/3 कितने 2/3 सदस्य द्वारा प्रस्ताव बहुमत में पास होना चाहिए, यानी कि 2/3 सदस्य 2/3 सदस्य उसके बहुमत होने चाहिए, 3 में से 2 सदस्य उसके क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। उसके बाद यदि बहुमत मांगे तो दूसरे सदन में जाएगा, यदि हम लोग लोकसभा में लगा तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में भी 2/3 सदस्य बहुमत से पास होना चाहिए, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। फिर आता अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 का जो संबंध वो है राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का जो वेतन है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के वेतन की बात करते हैं। ये पूछा जाता है राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और राष्ट्रपति के वर्तमान वेतन की बात करते हैं तो कितना, 5 लाख रुपए प्रति माह, वो भी टैक्स फ्री, टैक्स बिल्कुल भी नहीं दिया जाना। ठीक है, वेतन भत्ते सारे बहुत सारी सुविधाएं जो राष्ट्रपति को मिलती है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 कहता है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श राष्ट्रपति कानून के मामले में, राष्ट्रपति कानून के मामले में यदि राष्ट्रपति को कानून के मामले में किसी प्रकार की सलाह चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश उनसे ले सकता है। ठीक है, इसके मामले में, कानून के मामले में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, एससी की जो न्यायाधीश CBI और अन्य न्यायाधीश उनसे सलाह ले सकते हैं। ठीक है, और वे अपनी सलाह दे सकते हैं, लेकिन यदि सलाह दे दी, कुछ बात उन्होंने कह दी, तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, चाहे वह सलाह सही और चाहे सलाह गलत है। ठीक है, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसको विचार सोच कर अपने फैसले ही करेंगे। ठीक है, फैसला अपना खुद का लेंगे। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 143 वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लिया। अनुच्छेद 143 संबंधित है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन बाध्य नहीं है, मानेंगे और करेंगे। ठीक है, अब आती है कुछ अन्य शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त। कहलाता है राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। तो राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति नियुक्ति संबंधित अधिकार, राष्ट्रपति किस किस को नियुक्ति करता है, ये भी बहुत प्रश्न आता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर, बिना प्रधानमंत्री के नहीं, अपने आप नहीं नियुक्त करने का, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद की। और ये प्रधान किस में, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्री की सलाह पर ही मंत्री परिषद की क्या करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। ठीक है, यदि हम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, CGI, तो जो CGI तो मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश होगी, यदि बात करते हैं तो उन सबकी नियुक्ति आर्टिकल 124 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। फिर जो भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। फिर आता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, कंट्रोलर
ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्हें बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। 148 बारी बारी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत पूछे जाता है सीएजी, सीएजी संबंधित अनुच्छेद 148 सीएजी जो भारत का लेखा जोखा आय और व्यय का दोनों का लेखा जोखा रखता तो बोलते हैं सीएजी। फिर आता राज्य के राज्यपाल, जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 217 आर्टिकल 217 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। तो फिर आता अध्यादेश जारी करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछ जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधा सीधा पूछ जाएगा। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल पूछ जाता है। अध्यादेश किसके तहत, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, 123 1 2 3 1 2 3, तो 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 123 कहता है यदि संसद का स्थगन है, यानी कि संसद नहीं चल रही, राज्यसभा और लोकसभा की मीटिंगें नहीं बैठी, वो स्थगित हो रखी, और इमरजेंसी में देश में कोई नियम और कानून लागू करना, तो राष्ट्रपति ऐसे समय में अकेले ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 123 का प्रयोग करके किसी भी नियम और कानून को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो नियम और कानून है इसका प्रभाव संसद सत्र शुरू होने के लगभग, जैसे संसद शुरू हो जाएगा संसद का सत्र, तो 6 सप्ताह तक ही वैल्यू होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो 6 सप्ताह तक रहेगी, और बाद में अपने आप ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और यदि संसद उसको मोहर मार देती है तो कानून बन जाता है। तो ऐसा ये भी बहुत पूछा जाता है कि संसद का सत्र शुरू होने के बाद, ठीक है, जो अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति का, उसकी वैल्यू कब तक रहती है, तो 6 सप्ताह तक। कितने सप्ताह तक, 6 सप्ताह, 6 सप्ताह के बाद वो अपने आप समाप्त हो जाता है। अब देखो कि 2 सूचियों पर अध्यादेश जारी होता है, जिसका नाम है संसूची, संसूची के जितने भी शेयर उन पर अध्यादेश जारी होगा, और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ये भी पूछा जाएगा आप लोगों से। तो ये 2 सूची है जिन पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जबकि जो राज्य सूची है, राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन राष्ट्रपति राज्य सूची के किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। फिर आती है विधायक शक्तियां, ये तो होगी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। विधायक शक्तियां या कानूनी शक्ति कौन कौन सी राष्ट्रपति के पास, ठीक है। अब देखो जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधायक कानून नहीं बन सकता, यानी कि कानून का निर्माण करना तो राष्ट्रपति चाहे रहा, क्योंकि राष्ट्रपति संसद की बात करते हैं हम, संसद की कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, 3, और 3 अंग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आता है लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा के बाद कौन होगा, राज्यसभा, और राज्यसभा के बाद कौन होंगे, बाबूजी महामहिम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। यदि आप संसद शब्द सुने, क्या शब्द सुने, संसद, तो संसद का मतलब है 3 व्यक्ति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही मिलकर संसद क्या करते हैं। तो इसलिए जो राष्ट्रपति है वो संसद का अंग है। पूछे जाता राष्ट्रपति किसका अंग, तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग। राष्ट्रपति के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता, क्योंकि वो मुख्य अंग, ठीक है, ये याद रखना। फिर आता राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। इमरजेंसी है, यदि कोई भी नियम कानून पारित करना हो तो राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन। राज्यसभा, राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों के क्या कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, बुला सकता। लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से आपको तो याद करना, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता करते हैं वे करते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, बहुत कुछ आता, लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। यदि आपसे पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं, अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। ध्यान रखना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति के पास
राष्ट्रपति जो हो वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं 5 साल से पहले भी, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग होगी, या तो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, मंत्री परिषद अकेले ही नहीं भंग कर सकते, अकेले भंग नहीं कर सकते, सलाह होगी प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसलिए लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है कि उसमें भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे उच्च सदन बोलते हैं। संसद में निम्न विधायक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। कुछ हम विधायक लेकर आ रहे हैं, जैसे कि धन विधायक, धन विधायक हो, धन विधायक लेकर आ रहे हैं, तो राष्ट्रपति इसको अपनी सहमति देगा, ठीक है। या कोई हो गया हमारे राज्य हो गए, राज्यों की सीमा, नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, यदि राज्य की सीमा घटानी बढ़ानी है, उनके नामों में परिवर्तन करना, ऐसी कोई विधेयक लेकर आ रहे हैं, ऐसी कोई विधायक लेकर आ रहे हैं, तो उस पर राष्ट्रपति की अनुमति या सहमति बहुत जरूरी है। फिर यदि आप लेकर आ रहे हैं संचित निधि, यदि हमारी संचित निधि है, संचित निधि होगी जैसे, इसमें व्यय से संबंधित कोई विधेयक, तो ऐसे विधेयक, तो इन निम्न विधेयक धन विधेयक होगी, राज्य में सीमा या नामों में परिवर्तन की विधेयक होगी, या संचित निधि में व्यय करने की जो विधि होगी, ठीक है। इन विधेयकों में राष्ट्रपति की सहमति बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, पहले राष्ट्रपति को बताया जा रहा है। फिर जो राष्ट्रपति है वे राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। बहुत पूछा था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। पर कहाँ से करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य से और समाज सेवा, समाज सेवा, ठीक है। तो कला हो गया, विज्ञान होगा, साहित्य हो गया, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से, ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। फिर आता है सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति भी है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। यदि पूछा जाता है तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है, जो हमारे पास में 3 सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होगा, ठीक है, वो कौन होगा? राष्ट्रपति होता है, ठीक है, तीनों सेनाओं का सेनापति, ठीक है, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होगा? राष्ट्रपति। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। राष्ट्रपति ऐसा होता है, सबसे पहला राष्ट्रपति होगा तीनों सेनाओं के अंदर, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की जो अधीन होगा, अंदर होगा रक्षा, रक्षा मंत्रालय या रक्षा मंत्री कह सकते हैं, जैसा राजनाथ सिंह होगा। रक्षा मंत्री के नीचे आगे सीडीएस, सीडीएस जो सीडीएस होगा, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ठीक है, संयुक्त रक्षा सर्विस करते, सेवा करते हैं। और इसके बाद सीडीएस, सीडीएस होगा तीनों सेना, तीनों सेना आगे सीडीएस के अंदर। पहली सेना होगी हमारी थल सेना, थल सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तो ये होता हमारा पहला राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति के बाद रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री के अधीन होगी सीडीएस, और सीडीएस के नीचे होगी तीनों सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। इसलिए हम कहते हैं कि तीनों सेनाओं का बाप कौन हो गए? राष्ट्रपति। याद रखिए अच्छी तरीके से, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के, जब तक राष्ट्रपति लिख कर नहीं देने का, हस्ताक्षर नहीं करने का, ना तो किसी अन्य देश के साथ हम युद्ध कर सकते हैं, ठीक है, और यदि किसी देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा, ना उस युद्ध को समाप्त कर सकते। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या अनुमति के हम किसी भी युद्ध को ना तो शुरू कर सकते हैं और ना ही उसे हम समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी कार्य होते हैं वे सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं विदेशी के साथ। नेक्स्ट था जो राष्ट्रपति है उसे समाधान की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 72 के तहत। आर्टिकल 72 आपको याद रखना था कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत समाधान की शक्ति प्राप्त है। तो आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। समाधान में सबसे पहला क्या क्षमा, क्षमा के अंदर क्या, राष्ट्रपति पूर्णतः सजा माफ कर सकते हैं, सजा माफ कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, ठीक है। पहला है क्षमा, इसके अंदर क्या होगा, राष्ट्रपति पूर्ण रूप से सजा को माफ कर देंगे। जैसे किसी को मृत्यु दंड दे रखा है, दे रखा है
मृत्युदंड, मृत्युदंड। तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति उसके मृत्युदंड को क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। इतनी पावर राष्ट्रपति का है। फिर आता है दूसरा लघुकरण। राष्ट्रपति को लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। लघुकरण में क्या होता है, सजा को कम किया जाता है, सजा को क्या कर जाता है, कम किया जाता है। जैसा किसी को मृत्युदंड दे रखा था, मृत्युदंड, व्यक्ति को मृत्युदंड देते हैं, तो सब मृत्युदंड के स्थान पर ना आजीवन कारावास दिया जाएगा। आजीवन कारावास, कारावास। तो उसके दंड को, यदि मृत्युदंड दे रखा था कि भाई फांसी देनी है व्यक्ति को, तो फांसी के स्थान पर उसको आजीवन कारावास कर दिया जाएगा। इसे बोलते हैं लघुकरण। फिर लघुकरण के बाद आता परिहार। परिहार में क्या होगा, सजा को कम किया जाता है। सजा क्या होगी, कम। सजा कम, सजा कम कैसे होगी, यदि किसी व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की क्या है सजा, तो 20 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष कर देता है। तो आपको ध्यान रखना, ये सारे पूछे जाते हैं परिहार क्या है। तो परिहार के अंदर होगा सजा कम करना, 20 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष करना। लघुकरण में क्या होगा, यदि मृत्युदंड दे दिया तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में। क्षमा में क्या, पूर्ण रूप से माफ कर दिया, जा मौज ले, जी ले अपनी। ठीक है। फिर आता है यहाँ से 4 पर, 4 पर आता है विराम। क्या आता है, विराम। विराम, विराम में क्या होता है, स्थिति को देखते हैं। कैसे, क्या देखते हैं, स्थिति को देखते हुए सजा कम करना, सजा कम करना। सजा कम कैसे कर जाएगी, जैसे गर्भवती महिला होगी, गर्भवती महिला, तो यहाँ गर्भवती जो महिला उसकी स्थिति को देखते हैं, उसकी सजा क्या कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी, उसे छूट दे दी जाएगी सजा। तो ऐसी कंडीशन में स्थिति को देखते हुए, बोलते हैं विराम, स्थिति को देखते हुए सजा को क्या कर देना, कम कर देना। गर्भवती महिला तो उसकी स्थिति को देखते हुए सजा को क्या कर दिया जाएगा, कम कर देगा। फिर आता 5वां प्रतिलंबन। प्रतिलंबन में क्या होगा, सजा को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। अस्थायी रूप से। 5वें में क्या होता है, प्रतिलंबन में सजा को कुछ समय के लिए, यदि सजा दे रखी है तो हम कुछ समय के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, सिर्फ ठीक है, कुछ समय के लिए, अस्थायी रूप से, इसमें फिक्स नहीं आता। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अस्थायी रूप से। तो ये 5 प्रकार के समाधान के अधिकार राष्ट्रपति को, आर्टिकल 72 के तहत। राष्ट्रपति के पास विशेष शक्तियां, स्पेशल पावर भी है। ठीक है, स्पेशल पावर में क्या है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अपने पद पर, तो राष्ट्रपति को पद पर रहते गिरफ्तार नहीं किया जाता। वाह भाई वाह, देखो कितनी तगड़ी पावर है, गिरफ्तार नहीं किया जाना यदि पद पर। राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जिसे पद पर रहते गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बाकी कोई भी हो, किसी की कोई पावर नहीं है। प्रधानमंत्री यदि कोई कांड कर दिया ना प्रधानमंत्री ने, तो उठा लिया जाएगा उसे तुरंत, चल भाई बैठ गाड़ी में। लेकिन यहाँ नहीं गाड़ी में बैठा जाएगा। ठीक है, तो यह स्पेशल पावर भी राष्ट्रपति के पास है। फिर आता यदि राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते। फौजदारी मुकदमा कैसा, फौजदारी का मतलब क्रिमिनल केस, आपराधिक मामले ऐसे मुकदमे चलाए जा सकते, जैसे कि मर्डर केस, ऐसा मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, फिर इसमें होगा रेप केस, यानी कि रेप केस भी नहीं लगाया जा सकता। तो ऐसे बोलते हैं फौजदारी मुकदमे, तो ऐसे मुकदमे राष्ट्रपति पर नहीं चलाए जा सकते। फिर आता है आपातकालीन, तो ये स्पेशल पावर होगी। फिर आती है इमरजेंसी, यदि इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के समय राष्ट्रपति कौन कौन से निर्णय देता है, तो आपातकालीन शक्तियां, लेकिन किसकी सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह से। ठीक है, मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है। ठीक है, पहला आपातकाल, पहला राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 का प्रयोग जब किया जाता है जब बाहरी आक्रमण होता है देश के ऊपर, जैसे कि भारत और भारत के ऊपर पाकिस्तान आक्रमण कर दो या चाइना आक्रमण कर दो, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। फिर आता है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 का प्रयोग राष्ट्रपति जब करता है जब राज्य सरकार विफल हो जाए। राज्य सरकार क्या हो जाए, विफल, यानी कि कोई राज्य है उसकी राज्य सरकार गिर गई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति वहां से शासन लगा सकता है। ठीक है, फिर आता वित्तीय आपातकाल,
यानी कि जब पैसे की मनी प्रॉब्लम होती है देश के अंदर, ठीक है, हमारे जो रुपया उसकी एकांक कीमत बाजार में गिर जाए, ठीक है, और हमारे समय वित्तीय आपातकाल हो जाए, तो आर्टिकल 360 का प्रयोग करके राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य राष्ट्रपति संबंध। पहला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर था निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति, निर्विरोध जिनका किसी ने विरोध ही नहीं करा, ठीक है, तो ना तो निर्विरोध और ना तो ही नीलम संजीव रेड्डी, आपको याद रखना है नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति है भारत के। फिर था भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, यदि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात कर जाए तो अभी तक प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है, प्रतिभा सिंह पाटिल ये बनी है। राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, ऐसे राष्ट्रपति प्रधान, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, और फिर दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ये दो राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी कार्यकाल के समय राष्ट्रपति रहते मृत्यु हुई। अब हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में बन चुके हैं, ठीक है। पहला था संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें नहीं था? तो मैंने आपको बताया था संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसके अंदर नहीं था? राष्ट्रपति। तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की। नेक्स्ट देखते हैं भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? देखते हैं भाई, प्रत्येक रूप से होगा, राज्यसभा के सदस्य द्वारा होगा, लोकसभा के सदस्य द्वारा होगा, या अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगा। तो किस प्रकार से होगा राष्ट्रपति का चुनाव? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, किससे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल में होते हैं, जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन होते हैं देखते हैं। संसद के सभी विधानसभाओं के सदस्य, देखो ऐसे लिखा है संसद के सभी विधानसभाओं के सदस्य, सभी सदस्य, ठीक है, गलत बात है, गंदी बात, ठीक। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, गलत बात है। फिर संसद के दोनों सदनों के, दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बात सही है, निर्वाचित सदस्य। देखो यहाँ से तो यहाँ ध्यान रखना ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, संसद के दोनों सदनों के और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत यानी कि बुलाई जाती है? किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा बुलाई जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा। और उस अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। यदि पूछा संयुक्त बैठक किसने बुलाई है तो राष्ट्रपति ने बुलाई है, और अध्यक्ष कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। तो याद रखना दोनों क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग? भारत के राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग? किसका अभिन्न अंग? राज्यसभा का या लोकसभा का या मंत्रिपरिषद का या संसद का? तो किसके अभिन्न अंग? तो भारत के राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग। किसके अभिन्न अंग? संसद के। मैंने बताया था लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीन लोगों की कभी संसद बनाते हैं, तो संसद के अभिन्न अंग, ठीक है। भारत में निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति, जो भारत है, भारत में निर्विरोध कौन जीतता? तो निर्विरोध ना तो निर्विरोध याद रखना, ना तो याद रखो नीलम संजीव रेड्डी याद रखना, ठीक है, जो निर्विरोध जीतते हैं। नेक्स्ट देख लो, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद की किस सदन द्वारा लगाया जाता है? किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, किसी भी सदन द्वारा। तो राइट आंसर होगा किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर किसी भी सदन में महाभियोग लगा सकते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेता है, लेकिन निर्वाचन में तो भाग ले रहा, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं ले रहा, यानी कि हटाने की प्रक्रिया में भाग ले रहा। तो हटाने की प्रक्रिया में कौन सी भाग लेता? निर्वाचन में तो भाग ले रहा, तो लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभा परिषद या राज्य के विधानसभा सदस्य, तो कौन भाग ले लेता? अब देखो भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन का राइट। मैंने आपको बताया था, अच्छी तरीके से लिख कर दिया था कि राष्ट्रपति यदि महाभियोग लगाया जाएगा तो राज्य के विधानसभा का सदस्य भाग नहीं लेंगे, राज्य के विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेने के। कौन भाग लेंगे? राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य भाग लेंगे, लेकिन राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते।
देखो इस क्वेश्चन यहाँ भी कह रहा है कि निर्वाचन में भाग लेगा, तो निर्वाचन में भाग ले रहा, देखो जब निर्वाचन में जो भाग लेता लेकिन हटाने में भाग नहीं लेता, महाभियोग में भाग नहीं लेता, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। बारी बारी क्वेश्चन बताया, पेपर में छपागा, लिख लो जल्दी छपागा। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक आवश्यक जाना जाता है, तो कितने समय तक रखा जाता है, 6 माह तक, 6 सप्ताह तक, 1 माह तक या 8 माह तक? तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6 सप्ताह। तो अध्यादेश कितने समय तक रहता है, 6 सप्ताह तक, इसकी वैल्यू है। फिर आता है राष्ट्रपति राज्य में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्य। कितने सदस्यों को, 12 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो 1, 2, 3 मैंने आपको बताया था 1, 2, 3, तो अनुच्छेद 123, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो उपराष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। थोड़ी सी टाइम उसके लिए न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है, ये पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है, तो मैंने बताया था आप लोग को 72, 72, तो 72 के अनुसार 5 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।